तो हिस्ट्री यानी सामाजिक विज्ञान से हमारे अतीत पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। ये एनसीईआरटी की बुक जो जो ये है, ये सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शून्य से लेकर आप शिखर तक किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिना एनसीईआरटी की पुस्तक के ये तैयारी अधूरी रह सकती है। दोस्तों चलते हम लोग टॉपिक की ओर। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने के फायदे हैं। जैसे पहला, एनसीईआरटी किताबें आपको जटिल विषयों के बारे में आपको गहरी समझ देती हैं। एनसीईआरटी किताबों के अध्यायों के अंत में दिए गए घुमावदार सवाल विषय की गहरी समझ पैदा करते हैं। एनसीईआरटी पुस्तकों में दिए गए कॉन्सेप्ट सटीक और स्पष्ट हैं। प्रतियोगी परीक्षा में एनसीईआरटी किताबों से सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। ज्यादातर बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी किताबों में दिया गया है। एनसीईआरटी में दिए गए तथ्य एग्जामिनेशन बोर्डों द्वारा मान्य होते हैं। सीबीएसई जैसे बोर्ड खुद एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ने की सिफारिश करता है। वहीं एनसीईआरटी किताबें कई भाषा में प्रकाशित की जाती हैं। एनसीईआरटी किताबें परीक्षा की तैयारी में बहुत समय बचाती हैं। साथ ही एनसीईआरटी पुस्तकें और पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र से अगर पढ़ा जाए तो बहुत ही जल्दी विषय की जो है तैयार हो सकता है। दोस्तों कुछ ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको हम बता रहे थे कि एनसीईआरटी किताबों को पढ़ने के फायदे हैं। अब सीधे चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये पुस्तक है हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक। चैप्टर 7 यानी अध्याय 7 है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम को जुड़ के आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। रोशन के रुपए। रोशन है ये। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी ने से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहां शेर क्यों बने हुए हैं? एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके पहले हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। शेरों वाला स्तंभ, शीर्ष। वंश। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं
उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? ये देखिए दोस्तों, लाल बिंदुओं से दिखाया गया है, जैसे कांधार में अशोक के अभिलेख मिले, मनसेहरा में मिले, शहबाजगढ़ी में मिले, लंबक में मिले, कलसी में मिले, टोपरा में, बहापुर दिल्ली में, मेरठ में मिले, लुम्बिनी में, रामपुरवा, लौरिया, साथ ही कौसाम्बी, सारनाथ, इसके अलावा रूपनाथ, इलाहाबाद, गुज्जर, उज्जैन, पनगुरिया में, गिरना में, ठीक है, साथ ही कलिंग में, धौली में, मस्की में, ब्रह्मगिरी, येरगुडी, ठीक है। इन सभी जगह जो है अशोक के जो है अभिलेख प्राप्त हुए, ठीक है। इनको लाल बिंदुओं से दिखाया गया है, हमने अभी जल्द ही पढ़ा इसको, ठीक है। मानचित्र 5, मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल, ठीक है। पाटलिपुत्र एक महत्वपूर्ण जो है नगर, प्रमुख नगर, उज्जैन भी प्रमुख नगर, तक्षशिला भी प्रमुख नगर, ठीक है। प्रमुख नगरों को काले बिंदु से दिखाया गया है यहाँ पे। आगे चलते हैं, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को भी वेतन दिया जाता था। संदेहवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल यानी गवर्नर बना कर जो है भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना, जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहां हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतया हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं।
वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीन प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था? संकेत अध्याय 3 देखो। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दें। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने की 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मर जाते हैं, मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रवण भी जो है मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ? धम्म शब्द संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मानचित्र 5 पृष्ठ संख्या 68 को देखो। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। जैन। उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। पृष्ठ संख्या 76-77 पर दिए गए मानचित्र 6 में इस क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास कीजिए। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने
मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। ब्राही लिपि। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राही लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। ये देखिए, ये आ अक्षर है जो कि अलग अलग भाषाओं में है। ये आरंभिक ब्राह्मी है, देवनागरी में, बांग्ला में, मलयालम में और तमिल में। अन्यत्र मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं, यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के बुर्ज बने हुए हैं। ये देखिए, पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था। कल्पना करो, तुम कलिंग में रहती हो और तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफी दुख उठाने पड़े। अभी अभी अशोक के दूत धर्म के नए विचारों को लेकर आए हैं। आप अपने माता पिता और संदेश वाहकों के बीच बातचीत का वर्णन करो। उपयोगी शब्द: साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत, धम्म। आओ याद करें। मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। रिक्त स्थानों को भरो। जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां अधिकारी वसूलते थे। कमेंट करके आप सभी को इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में के रूप में भेजा जाता था। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण और पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को दिया करते थे। आओ याद करें। बताओ कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राही लिपि में हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां: मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा दोस्तों, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। आओ चर्चा करें। उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहता था। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया? तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। आओ करके देखें। रोशन को यह बताते हुए कि हमारे रुपयों पर शेर क्यों दिखाए गए हैं, एक पैराग्राफ लिखो। कम से कम एक और चीज का नाम लो जिस पर इन्हीं शेरों के चित्र बने हैं।
अगर तुम्हारे पास अपना अभिलेख जारी करने की शक्ति होती तो तुम कौन सी 4 राजज्ञाएं देते? मानचित्र 6, रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग। दोस्तों ये जो दिखाया गया है साइन, ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में था। ये मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में थे, जो अध्याय 9 में हम देखेंगे। ये महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग थे। ये मार्ग ईरान यानी फारस के शासकों के नियंत्रण में थे। इन मार्गों पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया। दक्षिण भारत के पत्तन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के लिए निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। मानचित्र में पोडुका दक्षिण भारत में ढूंढो। अरिका मेहू का यह नाम अध्याय 8 में। द टाइम्स एटलस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जोफ्रे बार्कलो हैमंग इंक न्यू जर्सी 1986 पृष्ठ संख्या 70-71 पर आधारित। ठीक है, यूराल नदी, काला सागर, दसवीं गाजा पेट्रो, म्यूज हारमुस, तब्रेज, सूसा, वहीं बैक्टीरिया, तिब्बत, चीन, सिंकियांग, मंगोलिया, बलख झील। ठीक है, सिंधु नदी। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे की बातें। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। अध्याय 10, शकों के बाद कुषाणों लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 9 में तुम कुषाणों के बारे में और अधिक जानोगे। हिंद यमन का सिक्का। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। कुषाण के सिक्के हैं। आगे की बात। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांडवों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। ये कुषाण के सिक्के हैं। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, मानचित्र 6 को देखो, कि समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ। किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना। सातवाहन के सिक्के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका प्लीज आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जल्द ही। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।